हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर 11 साउंड इनके उन क्वेश्चंस को समझेंगे जो चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं ऑन पेजेस 129 टू 136 जो आपके नई बुक के पेजेस हैं। तो पुरानी बुक में आप देख लेना, पेज नंबर डिफरेंट होगा और शायद क्वेश्चंस भी डिफरेंट होंगे। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले पेज 29 पे, 129 पे जो 4 क्वेश्चंस हैं। तो पढ़िए, बुक निकाल के प्लीज़ आप क्वेश्चन पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन ए मीडियम रीच योर ईयर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज 129। एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस करेगा। वो साउंड आपके कानों तक कैसे पहुंचती है, ये जो भी सुन रहा है उसके कानों तक कैसे पहुंचती है। तो इसमें हम समझ चुके हैं जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे कि जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है वो क्या करता है कि अपने पास जो उसके पार्टिकल हैं हवा के, उनको डिस्टर्ब करता है एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। फिर वो पार्टिकल अगले पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते हैं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो बेसिकली ये वाइब्रेट कर रहा है, तो इसके जो पार्टिकल्स पास में हैं वो डिस्टर्ब होंगे, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। इनके कारण ये पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे, इनके कारण ये वाइब्रेट होंगे। तो ऐसे करके साउंड ट्रैवल करेगी और जो सुन रहा है उसको सुनाई देगी आवाज। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब्स द पार्टिकल्स विच आर नियर द ऑब्जेक्ट। these particles start vibrating, they in turn disturb the particles which are close to them and they also start vibrating. This way the sound wave travels to the person who is hearing the sound. एक वेव के शेप में ये ट्रेवल करते हैं। वेव कैसे बनती है, पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे, इसकी वाइब्रेशन के कारण ये होगा वाइब्रेट, इनकी वाइब्रेशन से ये वाइब्रेट होंगे, इनकी वाइब्रेशन से ये वाइब्रेट होंगे, तो ऐसे वाइब्रेशन चलती जाएगी। तो एक वेव जो है वहां पर पहुंचेगी आपके पास। एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। स्कूल की जब घंटी बजती है तो वो आपको घंटी की आवाज क्यों सुनाई देती है? बिल्कुल सिंपल है, या तो स्कूल की जो बेल है उसको हैमर से हम स्ट्राइक करते हैं, या उसके अंदर क्लैपर होता है, ये जो अंदर ये वाला टकराता है क्लैपर, इसको रस्सी से बांध के खींचते हैं या इसको हैमर से मारते हैं। तो आइदर वे, वेदर वी हिट इट बाय हैमर और द क्लैमर स्ट्राइक्स द बेल, जैसे वो स्ट्राइक करेगा द बेल विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जब बेल वाइब्रेट करेगी तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में समझा था, इट विल डिस्टर्ब द particles of the air and a sound wave will travel to the students and they will hear the bell. तो इसका सिंपल आंसर क्या है, the hammer or the clapper when it strikes the bell it creates vibration in the bell and these vibrations produce sound. तो बेसिकली वाइब्रेशन होगी तो साउंड होगा। तो वाइब्रेशन कैसे होती है, जब इसको या तो हैमर से मारते हैं या क्लैपर को ऐसे हिला के घंटी बजाते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। आपने बुक में पढ़ा होगा साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। क्यों मैकेनिकल वेव्स कहते हैं? बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, अधिकांश केसेस में मीडियम हवा होती है, कुछ केसेस में लिक्विड हो सकता है या सॉलिड भी हो सकता है। जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं टू एंड फ्रो, एंड thus
क्रिएट ए वेव, ठीक है, विच इज कॉल्ड ए मैकेनिकल वेव। ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा, जैसे बेल, मान लीजिए स्कूल की बेल है, वो हमने घंटी बजाई, बेल वाइब्रेट करेगी, फिर बेल के पास जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करेंगे, फिर अगले पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, तो ऐसे वेव बन जाती है, जिसे कहते हैं मैकेनिकल वेव। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट टू एंड फ्रो एंड दस क्रिएट ए वेव विच इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव क्यों है? क्योंकि पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। इसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, इसी आंसर को आप 2-3 तरीके से लिख सकते हैं, आपको ट्राई करना चाहिए। Suppose you and your friend are on the moon, will you be able to hear? No, there is no atmosphere on the moon. Therefore, in the absence of medium, कोई मीडियम नहीं है जिसके पार्टिकल्स वाइब्रेट हों, साउंड कैनॉट ट्रेवल ऑन मून। आप बोलेंगे भी तो आपके बोलने से वहां पे ऐसा कोई मीडियम नहीं है जिसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करें, वाइब्रेशन नहीं होगी तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगी। वी नीड ए मीडियम विच विल क्रिएट ए मैकेनिकल वेव। तो ये हमारा 129 पे जो क्वेश्चन थे, पेज नंबर 129। तो अभी हम आ जाते हैं पेज नंबर 132। Which wave property determines loudness? क्वेश्चन नंबर 132 पे लाउडनेस किसके कारण होती है? कल ही मैंने आपको वीडियो में समझाया था, एम्पलीट्यूड के कारण। और पिच होती है फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन 2, विच has higher pitch, guitar or horn? Normally guitar sound has higher pitch, than कार हॉर्न। जो हॉर्न होता है कार का, उसकी जो नॉर्मली फ्रीक्वेंसी है अबाउट 440 हर्ट्स होती है, जबकि गिटार की जो फ्रीक्वेंसी से हाई होती है, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसी पेज पे और भी क्वेश्चन है, ये तो एक पार्ट है अंडर डिफरेंट सेक्शन। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। इसकी आप डेफिनेशन खुद ट्राई करिए, ये मैंने आपको सब डिटेल में समझाया था, आप खुद इनकी डेफिनेशन लिखने का प्रयास कीजिए, बुक में भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 1, ट्राई योरसेल्फ। आपने डेफिनेशन लिखनी है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड की। हाउ आर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव रिलेटेड टू स्पीड? क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका बड़ा सिंपल आंसर है, स्पीड जो है दैट इज वेवलेंथ ओब्लिक टाइम पीरियड, और जो टाइम पीरियड है इट इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी है 1 अपॉन टाइम पीरियड।
ये एक ही बात को कहने के दो अलग तरीके हैं। तो देयरफॉर स्पीड क्या है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ये रिलेशनशिप है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें स्पीड मिलेगी। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 220 एंड स्पीड इज इतना। हमें स्पीड बताई है 440 मीटर पर सेकेंड और हमें फ्रीक्वेंसी बताई है 220 हर्ट्स। तो इसी फॉर्मूला में 440 इज इक्वल टू वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा इंटू 220। देयरफॉर लैम्डा इज 440 डिवाइडेड बाई 220 2 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 3 ऑन पेज 132। ये सेकंड पार्ट है, दो क्वेश्चंस हैं, दोनों का सेम नंबर है इसके इसी पेज पे। हाँ, क्वेश्चन 4 थोड़ा समझा देता हूं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि इसमें इन्होंने दो चीजें दी हैं और कंफ्यूज करने के लिए दी हैं। ए पर्सन इज लिस्टिंग टू टोन ऑफ 440 हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी है न्यू 500 हर्ट्स। एक पर्सन जो है, एक व्यक्ति इस म्यूजिक को सुन रहा है, वो बैठा हुआ है 450 मीटर डिस्टेंस, 450 मीटर दूर बैठा हुआ है। मान लीजिए जहां पे म्यूजिक हो रहा है और ये आदमी यहां बैठा हुआ है 450 मीटर दूर। What is the time interval between successive compression from the source? तो जो साउंड वेव होती है, हमने आपको समझाया था कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। तो इन दोनों के बीच में कितना टाइम पीरियड है? तो ये देखिए, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये व्यक्ति कहीं भी सुने बैठ के, ये यहां पास में है या दूर है या बहुत दूर है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है वो कांस्टेंट है, कहीं पर से भी आप सुने। तो इसका कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है। टाइम पीरियड होता है बिटवीन टू कंप्रेशंस या टू रेयरफैक्शंस, दैट इज टाइम पीरियड। अगर हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं, यहां से लेके यहां तक जितना समय लगा, दैट इज टाइम पीरियड, वन साइकिल ऑफ ऑसिलेशन। और उसका रिलेशन इससे क्या होता है? इसका इनवर्स। टाइम पीरियड क्या होता है? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो 1/500 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.002 सेकेंड्स। 1 2 3 नहीं, ये 0.0002 को हम करेंगे 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 5000, नहीं, एक जीरो कम है, 0.02 सेकेंड। तो बेसिकली आपने इस साउंड का टाइम पीरियड बताना है। इस इंफॉर्मेशन की कोई रेलेवेंस नहीं है। व्यक्ति कहीं भी बैठा हो, कहीं भी सुने, उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 133 पे। इसमें क्या क्वेश्चंस हैं? हाँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस क्या होता है कि हम किसी साउंड को कैसे अनुभव करते हैं, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है।
ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा ज़्यादा लाउड साउंड होगी, कम एम्पलीट्यूड होगा कम लाउड साउंड होगी, सॉफ्ट साउंड होगी. इंटेंसिटी इज एनर्जी दैट passes through unit area per second. तो ये एक ऑब्जेक्टिव उसका स्टडी है एनर्जी का. इसमें आप स्पेसिफिक आंसर मिल सकता है. सो एनर्जी इज पासिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड. लाउडनेस इज हाउ वी परसीव दैट साउंड. तो ऐसा हो सकता है कि एक इंटेंसिटी की साउंड वो अलग उसकी लाउडनेस लगे, एक कम लाउड लगे एक ज्यादा लाउड लगे, इंटेंसिटी सेम है, हम उसको कैसे परसीव करते हैं, कैसे उसको अनुभव करते हैं. तो इंटेंसिटी का आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज एनर्जी दैट passes per unit area per second, and loudness is how we perceive that sound. Generally a sound with high amplitude will be heard loud, and a sound with low amplitude will be soft sound. इसी पेज पर एक और क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द थ्री मीडियम एयर वाटर आयरन डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट एट ए गिवन टेम्परेचर. टेम्परेचर फिक्स्ड है तो किस में वो सबसे जल्दी चलेगा. तो इसका आंसर है क्वेश्चन 1. अगेन 133 पे दो अलग अलग क्वेश्चन है. एयर सॉलिड्स में सॉलिड का नाम दिया आयरन, ये इसका आंसर है. बिकॉज द साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड्स. तो जब भी आपको क्वेश्चन में कंपेयर करना हो साउंड की स्पीड को इन डिफरेंट मीडियम्स, तो आप आंसर देंगे कि सॉलिड में सबसे तेज होगा, लिक्विड में उससे कम, और गैसेस में सबसे कम. स्पीड उसकी कम, सबसे कम होगी स्पीड. अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 134 पे. वाई आर द सीलिंग्स ऑफ द कॉन्सर्ट हॉल कर्व्ड. कॉन्सर्ट हॉल वो हॉल है जहां पर कोई आप म्यूजिकल प्रोग्राम करते हैं. तो म्यूजिकल प्रोग्राम मतलब साउंड वहां पे कैसे लोगों तक पहुंचेगी. अगर वहां के एकॉस्टिक्स अच्छे हैं तो लोगों को अच्छी साउंड सुनाई देने को मिलेगी. एकॉस्टिक्स अच्छे नहीं हैं तो लोगों को इको एंड रेवर्बेशन सुनाई देगी. तो क्या करते हैं, छतों पे कर्व्स कर देते हैं और पैडिंग भी करते हैं. ऐसी चीज़ों की पैडिंग करते हैं जो थोड़ा सा साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि रिफ्लेक्शन जो है बार बार ना हो. हमने पढ़ा था ना रेवर्बरेशन कि बार बार रिफ्लेक्ट होगी साउंड तो आपको कई इकोस सुनाई देंगी. तो उन इकोस को कम करने के लिए साउंड जो हॉर्स को कर्व कर दिया जाता है. तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 1 पेज 135 पे. द हॉर्स आर कर्व सो दैट साउंड रिफ्लेक्टेड, ऐसे करते हैं रिफ्लेक्टेड साउंड जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है, रिफ्लेक्टेड साउंड रीचेस ऑल पार्ट्स ऑफ द हॉल विदाउट एनी इको और रेवर्बेशन. दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, ना तो इको होनी चाहिए ना रेवर्बेशन. क्या होता है, बहुत सारी आवाजें एक साथ आपको सुनाई दे रही हैं, रिफ्लेक्टेड साउंड्स. इसके बाद में अब क्या आ गया 136 पेज पे. 136 पे क्वेश्चन 1. व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ द, ये मैंने कल आपको बताया था कि ह्यूमन ईयर जो है, हमारा ह्यूमन ईयर है,
it can hear sounds from 20 hertz to 20,000 hertz. तो ये वाली साउंड्स जो है हमें ऑडिबल होंगी, हम सुन पाएंगे। इससे फ्रीक्वेंसी कम होगी या ज़्यादा होगी हम नहीं सुन पाएंगे। तो ऑडिबल मतलब जो सुनाई दे सके। तो वही साउंड आपको सुनाई देगी जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से अधिक है और 20,000 हर्ट्ज तक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एसोसिएटेड विद इंफ्रासोनिक, इसका सेकंड क्वेश्चन है। तो इंफ्रासोनिक वो साउंड्स होती हैं विद फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। इससे कम होगा तो इंफ्रासोनिक, वो हमें सुनाई नहीं देगी। और अल्ट्रासोनिक क्या होगा? विद फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज। इसको 20K भी लिखते हैं, 20K हर्ट्ज। इससे अधिक फ्रीक्वेंसी होगी वो हमको सुनाई देगी। उन साउंड्स को कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी क्वेश्चन थे जो चैप्टर के अंदर हैं ऑन डिफरेंट पेजेस, ये नई बुक के पेजेस हैं, वो मैंने आपको समझा दिए। एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस के लिए हम जो है अलग से वीडियो बनाएंगे, वो भी देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस हैं। हो सकता है 2 या 3 वीडियो में मैं सब क्वेश्चंस आपको समझाऊं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।